Now let us start conditions for steady and clear interference pattern. स्टडी एंड क्लियर इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए कुछ कंडीशंस फॉलो करना पड़ेगा, आप लोग जो इंटरफेरेंस पैटर्न फाइंड आउट करोगे वो इंटरफेरेंस पैटर्न या तो आपका डॉट फॉर्मेशन में होता है या तो बैंड फॉर्मेशन में होता है। अब डॉट फॉर्मेशन में कैसा और बैंड फॉर्मेशन में कैसा, समझ लो आपने एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में दो छोटे होल्स कर दिए। एक कार्डबोर्ड लिया और उस कार्डबोर्ड में दो छोटे होल्स कर दिए और इन दोनों होल्स से लाइट आ रहा है और लाइट इस जगह पर है, मतलब इस कार्डबोर्ड के राइट साइड में लाइट का ये एक सिंगल लाइट रे हुआ और ये एक लाइट रे हुआ और इनका इंटरसेक्शन हो रहा है। जब इनका यहाँ पर इंटरसेक्शन होता है तो इंटरसेक्शन होने पे आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलता है। अब वो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न होगा, ये इंटरफेरेंस पैटर्न आपका डॉट फॉर्मेशन में होगा, ये बैंड फॉर्मेशन में नहीं होगा, क्योंकि आपने जो सोर्स लिया था वो सोर्स कैसा है, सर्कुलर है। कैसा ये सर्कुलर, और सर्कुलर सोर्स अगर रहा तो आपको मिलने वाला इंटरफेरेंस पैटर्न कुछ ऐसा मिलेगा। मतलब ये डार्क पॉइंट हो गया, ये ब्राइट हुआ, ये डार्क पॉइंट हुआ, ये ब्राइट हुआ, ये डार्क हुआ और ये ब्राइट हुआ। इस प्रकार से आपको डार्क और ब्राइट पॉइंट्स अल्टरनेटिवली मिलेंगे। दे प्रोड्यूसेस अल्टरनेटिवली, डार्क के बाद में ब्राइट, ब्राइट के बाद में डार्क, के बाद में ब्राइट, उसके बाद में डार्क, उसके बाद में ब्राइट। दो डार्क पास में नहीं आएंगे और दो ब्राइट पास में नहीं आएंगे, अल्टरनेटिवली प्रोड्यूस होंगे। अब ये क्या हुआ, डॉट फॉर्मेशन। अगर आपको इसका बैंड फॉर्मेशन चाहिए, बैंड फॉर्मेशन मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न में बैंड्स होंगे। ये समझ लो डार्क हो गया, उसके बाद में ब्राइट हो गया, फिर डार्क हो गया, उसके बाद में ब्राइट, फिर उसके बाद में डार्क, उसके बाद में ब्राइट और उसके बाद में फिर क्या रहेगा, डार्क। ये बैंड फॉर्मेशन हुआ। ये कंप्लीट ब्लैक रहता है, मैंने थोड़ा सा लाइन बताया अलग दिखने के लिए। तो ये लाइंस दिख रही है, इसका मतलब इसको डार्क मान लो, और जिस बैंड में एक भी लाइन नहीं है उसको आप ब्राइट मान दो। तो ये डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। इन दिस केस आल्सो dark bands and bright bands are alternatively produces. Here points are alternatively produces, here bands are alternatively produces. तो इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर होना चाहिए, स्टेडी होना चाहिए, मतलब काफ़ी देर तक आप उसको ऑब्जर्व कर सकें, ठीक है ना। इसके लिए आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करना पड़ता है। तो कंडीशंस फॉलो करने के लिए आप लोग, अभी मैंने क्या बोला, जैसे ये सर्कुलर सोर्सेस है, सर्कुलर सोर्सेस है, होल्स है, मतलब वो सर्कुलर सोर्सेस है, तो आपको इंटरफेरेंस पैटर्न ऐसा मिलेगा। अब ये बैंड फॉर्मेशन है, तो बैंड फॉर्मेशन के लिए सोर्स कैसा होना चाहिए, तो ये जो होल्स है, आपने जो सर्कुलर होल्स बनाए, ये सर्कुलर होल्स नहीं चाहिए। यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्लिट तैयार करना पड़ेगा। मतलब समझ लो कि ये सरफेस है, बैक साइड में लाइट है समझ लो, और वो लाइट इस सरफेस से बाहर आना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, दो ओपनिंग ऐसे बनाना है, ये बाकी पूरा पैक रहेगा, इसमें से लाइट पास नहीं होगा, इवन यहाँ से भी लाइट पास नहीं होगा, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इनको कहा जाता है स्लिट्स। क्या कहा जाता है इसको, स्लिट्स। मतलब ये लीनियर सोर्सेस हो गए। कौन से सोर्सेस हो गए, लीनियर। मतलब इसमें से आने वाला जो लाइट है वो सर्कुलर फॉर्म वाला नहीं रहेगा, यहाँ से आने वाला जो लाइट रहेगा वो सर्कुलर होल्स में से आ रहा है, यहाँ से आने वाला जो लाइट है वो लीनियर सोर्स में से आ रहा है। ये पॉइंट सोर्स जैसा काम करेगा और ये लीनियर सोर्स जैसा काम करेगा, ठीक है। तो जब स्लिट्स में से लाइट बाहर आएगा, उन लाइट का इंटरसेक्शन होगा, तब आपको यहाँ पर मिलेगा इंटरफेरेंस बैंड्स, मतलब स्ट्रक्चर ऐसा मिलेगा। तो इसमें आपको
क्लियर और स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए सबसे पहला कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा, सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक। सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब होता है सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब होता है कलर। इसका मतलब आप जो दो सोर्सेस लेने वाले हो उन दोनों सोर्सेस का कलर सिंगल होना चाहिए। इसका मतलब सेम कलर होना चाहिए। कलर कैसा होना चाहिए? सेम। उसको हम लोग कहते हैं मोनोक्रोमेटिक। पॉलीक्रोमेटिक का मतलब एक से ज्यादा कलर होता है। अगर दो कलर है रेड और ग्रीन, दैट मीन्स पॉलीक्रोमेटिक हो गया। अगर दोनों ग्रीन अगर है तो इसका मतलब वो मोनोक्रोमेटिक हो गया। लेकिन बात ऐसी है कि आपने दो ग्रीन कलर लिए, मतलब दो ग्रीन सोर्सेस लिए, ऐसे सोर्सेस जो ग्रीन कलर को इमिट कर रहे हैं, तो भी उसमें डिफरेंस आ सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ही सोर्स लेते हैं, एक ही सोर्स लेते हैं। ग्रीन सोर्सेस है, ग्रीन लाइट को इमिट कर रहा है, लेकिन उसके हम लोग दो सोर्सेस तैयार करते हैं। अभी मैंने आपको ऐसा स्लिट दिखाया था, ठीक है, यहाँ पर ये स्लिट्स दिखाए। आप लोग पीछे एक सिंगल बल्ब रखो, वो ग्रीन लाइट को इमिट कर रहा है, बाकी जगह से तो लाइट आएगा नहीं, इस स्लिट में से ही लाइट पास होगा। तो समझ लो एक लाइट रे पहले स्लिट में से आ रहा है और दूसरा लाइट रे दूसरे स्लिट में से आ रहा है। इसका मतलब दो सोर्सेस का काम हो गया। दो अलग अलग लाइट रेज आ रहे हैं, इमिट एक ही जगह से हुए हैं, एक ही सोर्स से हुए हैं, और एक ही सोर्स से इमिट होने के कारण उनमें कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। दैट मीन्स वो कंप्लीटली मोनोक्रोमेटिक कहलाएगा। अगर आपने दो सोर्सेस लिए और दोनों ग्रीन कलर को इमिट कर रहे हैं, फिर भी थोड़ा सा कलर में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन एक ही लाइट है। लेकिन उससे आपने दो सोर्सेस तैयार किए। दो सोर्सेस तैयार करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ा, एक बल्ब लेना पड़ा, उसके सामने एक कार्डबोर्ड रखना पड़ा, उस कार्डबोर्ड में दो आपने स्लिट बना दिए, तो एक स्लिट में से एक रे आ रहा है, दूसरे स्लिट में से दूसरा रे आ रहा है। मतलब ये मानेंगे कि पहला स्लिट मतलब पहला सोर्स हो गया, दूसरा स्लिट मतलब दूसरा सोर्स हो गया, और दोनों से आने वाला जो लाइट है वो इंटरसेक्ट होगा और आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा, सोर्सेस शुड बी मोनोक्रोमेटिक, क्योंकि वो एक ही सोर्स से तैयार हुए हैं, तो कंप्लीटली वो मोनोक्रोमेटिक ही रहेंगे। देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द कलर्स ऑफ दिस लाइट। देन सेकंड, दिस सोर्सेस शुड बी नैरो। यहाँ पर हमने स्लिट बनाया, स्लिट मतलब अपने सोर्सेस हो गए। स्लिट को भी हम लोग सोर्स मानेंगे, क्योंकि पीछे कौन सा लाइट है हमें उससे मतलब नहीं है। हमारे पास में जो लाइट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, तो पहले स्लिट में से एक आ रहा है, दूसरे स्लिट में से दूसरा आ रहा है। इसका मतलब ये स्लिट हमारे लिए सोर्सेस हो गए। बाइप्रिज एक्सपेरिमेंट हो या यंग्स एक्सपेरिमेंट हो, ये जो स्लिट्स होती है, ये स्लिट्स को ही हम लोग सोर्सेस मानते हैं। तो ये पहला सोर्स हो गया, ये दूसरा सोर्स हो गया, और दोनों सोर्स नैरो होना चाहिए। मतलब नैरो इसलिए क्योंकि इसमें से ज़्यादा लाइट रेज नहीं आना चाहिए। अगर इसमें से ज़्यादा लाइट रेज बाहर आ गए तो उसमें आपको एक से ज़्यादा इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेंगे। एक से ज़्यादा इंटरफेरेंस पैटर्न अगर मिलेंगे तो वहाँ पर ओवरलैपिंग होगा इंटरफेरेंस पैटर्न का, और जिसके अंदर आपको क्लियर और स्टेडी इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। इसीलिए ये नैरो होना चाहिए, ताकि इसमें से एक सिंगल लाइट रे बाहर आए, इसमें से एक सिंगल लाइट रे बाहर आए, दो ही लाइट रे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और एक इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार करेंगे। और एक इंटरफेरेंस पैटर्न को आप लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। अगर यहाँ से समझ लो बहुत सारे लाइट रेज बाहर आ रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे लाइट रेज बाहर आ रहे हैं, और ये सभी लाइट रेज एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो हर इंटरसेक्शन अपना खुद का एक इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार करेगा। ऐसे 10 इंटरसेक्शन अगर है तो 10 इंटरफेरेंस पैटर्न तैयार करेंगे, और जिसके कारण 10 इंटरफेरेंस पैटर्न का ओवरलैपिंग होगा और इंटरफेरेंस पैटर्न क्लियर और स्टडी नहीं होगा। फॉर दैट इट सोर्सेस शुड बी नैरो, मतलब इनका जो थिकनेस है ये थिकनेस काफी कम होना चाहिए। ठीक है, मतलब इसका थिकनेस मिलीमीटर में होता है, इसमें होता है ये मिलीमीटर। नाउ थर्ड,
sources should be close to each other. दोनों सोर्सेस मतलब दोनों स्लिट एक दूसरे से काफी पास में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बहुत बड़ा कार्डबोर्ड ले लिया और एक स्लिट यहाँ पर बनाया और दूसरा स्लिट आपने यहाँ पर बनाया, ऐसा नहीं चलेगा। इनके बीच में जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस भी मिलीमीटर में होना चाहिए। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो भी मिलीमीटर में होना चाहिए। मतलब ये पहला स्लिट और ये दूसरा स्लिट, दोनों के बीच का डिस्टेंस मिलीमीटर में, मतलब ये दोनों काफी पास में होते हैं। मतलब यहाँ से निकला हुआ लाइट रे और यहाँ से निकला हुआ लाइट रे इजीली इंटरसेक्ट हो सकते हैं, लेकिन आपने इतना ज़्यादा डिस्टेंस अगर रखा तो यहाँ से निकलने वाला लाइट रे और यहाँ से निकलने वाला लाइट रे जो है वो जल्दी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। और इसीलिए थर्ड कंडीशन है सोर्सेज शुड बी क्लोज टू ईच अदर। नाउ फोर्थ, सोर्सेज शुड बी coherent. Coherent means it should be in the same phase. उनका फेज सेम होना चाहिए। जैसे पहला लाइट वेव ये हुआ, अब दूसरा लाइट वेव ये हुआ, तो दोनों सेम फेज में नहीं है, दोनों सेम फेज में नहीं है। ये जीरो, यहाँ पर पाई, ये जीरो और यहाँ पर पाई। इसका अब इतना पोर्शन अगर लोगे तो यहाँ तक आ रहा है, मतलब इसका एक क्रेस्ट, तो यहाँ पर इसका क्रेस्ट 1.5 आ रहा है, बराबर है, और इसमें एक ट्रफ भी आ रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन सही नहीं होगा। मतलब इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए, दोनों कोहेरेंट के लिए आपको इस प्रकार से लाइट वेव लेना पड़ेगा। ये फर्स्ट और ये सेकंड और ये थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड आपको लेना पड़ेगा। मतलब ये जीरो और यहाँ पर क्या आएगा पाई, मतलब ये क्रेस्ट किसके साथ मिक्स हो जाएगा, क्रेस्ट, ये ट्रफ किसके साथ मिक्स होगा, ट्रफ। इस प्रकार से आप अगर क्रेस्ट को ट्रफ के साथ में भी मिक्स करोगे तो भी आपको फेज सेम फेज में होना चाहिए। अगर अब जैसे मैंने यहाँ पर बोला क्रेस्ट इज कोइंसाइड विद क्रेस्ट, ट्रफ इज कोइंसाइड विद ट्रफ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, क्रेस्ट किसके साथ मिक्स हो जाता है, ट्रफ, तो भी सेम फेज में होना चाहिए। मतलब पहला वेव अगर ऐसा है तो दूसरा वेव, ये क्रेस्ट हो गया, दूसरे वेव का ट्रफ अगर लिया जाए तो ऐसा होना चाहिए। मतलब ये जीरो से स्टार्ट हुआ, ये जीरो से हुआ, ये पाई हो गया और ये क्या हुआ, पाई, मतलब क्रेस्ट बराबर किसके साथ मिक्स हो जाएगा, ट्रफ। इसको कहते हैं कोहेरेंसी। क्या कहते हैं इसको, कोहेरेंसी। दैट मीन्स these two waves should be in the same phase, that means they should be coherent. Now fifth condition is that sources should be of इक्वल ब्राइटनेस। मतलब हम लोग यहाँ पर बात करें इंटेंसिटी की, दोनों सोर्सेस का इंटेंसिटी सेम होना चाहिए। और आप अगर एक सिंगल सोर्स ले रहे हो, उससे अगर दो सोर्स तैयार कर रहे हो, इसका मतलब दोनों का इंटेंसिटी सेम रहेगा, क्योंकि दोनों का इमिशन जो है, दोनों लाइट वेव्स का इमिशन सेम सोर्स से हुआ, तो इंटेंसिटी ऑब्वियसली सेम रहने वाला है। कोहेरेंट, दोनों का कोहेरेंसी भी वैसे भी सेम होने वाला है, क्योंकि एक सिंगल लाइट से उसका इमिशन हो रहा है, तो दोनों का ब्राइटनेस सेम होना चाहिए। दोनों का ब्राइटनेस अगर डिफरेंट रहा, मतलब दोनों का इंटेंसिटी अगर अलग रहा, तो फिर यहाँ पर आपको इंटरफेरेंस पैटर्न सेम नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग सेपरेट सोर्सेस नहीं ले रहे, ओरिजिनल सोर्सेज जो है वो सेपरेट नहीं ले रहे, हम एक सिंगल सोर्स ही ले रहे हैं और उससे दो सोर्सेस तैयार कर रहे हैं। एक पहला मतलब दो स्लिट बना रहे हैं, पहला स्लिट पहला सोर्स और दूसरा स्लिट क्या रहेगा, दूसरा सोर्स। मतलब एक ही सोर्स होने के कारण, ओरिजिनल सोर्स एक ही होने के कारण, उसमें से जितने भी लाइट वेव्स निकलेंगे सबका इंटेंसिटी सेम रहेगा,
जितने भी लाइट वेव्स निकलेंगे सब के सब कोहेरेंट रहेंगे, और जितने भी लाइट वेव्स निकलेंगे सब के सब क्या रहेंगे, मोनोक्रोमेटिक रहेंगे। इसीलिए सिंगल सोर्स से ही स्लिट का यूज करके दो सोर्सेस हम लोग तैयार करते हैं। नाउ सिक्स्थ इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स दैट मीन स्लिट एंड स्क्रीन, जिसके ऊपर इमेज तैयार होता है, जिसको हम लोग आईपीस कह सकते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन एज लार्ज एज पॉसिबल। जैसे दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस कम होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, तो दोनों स्लिट क्लोज होना चाहिए, लेकिन स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं इनफाइनाइट नहीं, इसका मतलब ये है कि जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो स्लिट होता है, स्लिट के बाद में हम लोग यहाँ पर स्क्रीन रखते हैं, ठीक है, बीच में हम लोग बाइप्रिज्म भी रखते हैं, कॉन्वेक्स लेंस भी रखते हैं। तो स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस जो है वो नियर अबाउट 100 सेंटीमीटर लेते हैं। इट शुड बी इन सेंटीमीटर, क्योंकि दो सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस वो क्लोज है, दो सोर्सेज के बीच का डिस्टेंस हम लोग मिलीमीटर में ले रहे हैं। मतलब यहाँ पर ये पहला स्लिट हो गया और ये दूसरा स्लिट हो गया, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो मिलीमीटर में है। जनरली 1 मिलीमीटर वगैरह लेते हैं हम लोग। इस मिलीमीटर के कंपैरिजन में ये डिस्टेंस ज़्यादा होना मतलब वो सेंटीमीटर में होना। एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब ये नहीं कि इनफाइनाइट होना, एज लार्ज एज पॉसिबल का मतलब इन कंपैरिजन टू द डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट ये डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द 6 पॉइंट्स, 6 कंडीशंस फॉर द क्लियर एंड स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न। ये अगर आपने फॉलो किए, पूरे 6 कंडीशंस अगर फॉलो किए तो आपको क्लियर और स्टडी इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा। एनी डाउट?